नमस्कार। ग्रेड थर्ड की जो अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है उसके बायो और जो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं उनका अपन व्याख्यात्मक सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, रुधिर वाहिनियों में रुधिर का थक्का जमना, तो रुधिर का थक्का जम जाता है चोट लगने के कुछ देर बाद में। थक्का जमने से रोकने का काम किसका है? तो थक्का जमने से रोकने का काम है हिपेरिन प्रोटीन का। कौन सी प्रोटीन का? हिपेरिन, जिसको अपन, ये जो हिपेरिन होता है लीवर में बनती है, एक प्रकार की पॉलीसेकेराइड है। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा बी ऑप्शन। हिपेरिन का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में। एल्ब्यूमिन प्रोटीन का काम होता है रक्त में परासरण, ऑस्मोसिस, यानी खून में पानी की मात्रा को कंट्रोल करना। ग्लोबुलिन अल्फा बीटा गामा 3 प्रकार की होती है, इसमें से गामा ग्लोबुलिन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे एंटीबॉडी बनते हैं। तो एंटीबॉडी किससे बनते हैं? गामा ग्लोबुलिन से बनते हैं। मार्कर की मोटाई थोड़ी सी कम कर लेते हैं अपन। फाइब्रोनोजिन, इसका काम है थक्का जमाना। फाइब्रोनोजिन जो है वो थक्का जमाने में सहायक है, थक्का जमने से रोकने में सहायक नहीं है। ठीक है, थक्का जमाने वाला कारक है ये। तो खून का थक्का जमाने से रोकती है हिपेरिन, जो लीवर में बनती है। यदि किसी बच्चे का रक्तसमूह ए बी है, बच्चे का रक्तसमूह ए बी है मतलब माता और पिता में किसी का ओ नहीं होना चाहिए, क्योंकि माता पिता किसी में भी ओ आ गया तो बच्चे में ए बी नहीं हो सकता। उसके पिता का रक्तसमूह ओ है मतलब ये गलत है, यानी हो ही नहीं सकता इनमें से कोई नहीं। याद रखना, माता पिता किसी में से ए आ गया, ओ आ गया तो बच्चे का क्या नहीं हो सकता? ए भी नहीं हो सकता। और माता और पिता में से किसी का ए भी आ गया तो बच्चे का ओ नहीं हो सकता। वयस्क व्यक्ति के शरीर में लगभग 100 ml खून, तो 100 ml खून में हमें पता है लगभग 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है, और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन के साथ 1.34 मिलीलीटर ऑक्सीजन का परिवहन होता है। तो कैलकुलेशन करोगे तो लगभग 20 ml ऑक्सीजन का परिवहन होता है 100 ml खून के साथ। रक्त कोशिकाएं जो फैगोसाइटोसिस यानी भक्षण प्रवृत्ति दिखाती हैं, मतलब जो रोगाणुओं का भक्षण करती हैं, तो मोनोसाइट बिल्कुल भक्षण प्रवृत्ति की होती हैं। बेसोफिल्स भक्षण प्रवृत्ति की नहीं होती, इसियोनोफिल्स थोड़ी सी होती हैं। प्लेटलेट्स तो इसके कोई संबंध ही नहीं इनका। कौन सा युग्म सही है? दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में त्रिवलनीय कपाट होता है, सही है। बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में द्विवलनीय कपाट होता है, यह भी सही है। दाई निलय और फुफ्फुसी धमनी के बीच में अर्धचंद्राकार सेमिलुनर कपाट होता है, यह भी सही है, इसको फुफ्फुसी कपाट भी कहते हैं। बाएं निलय और महाधमनी के बीच में भी अर्धचंद्राकार कपाट, ये गलत आ गया, यहां पर आएगा अर्धचंद्राकार कपाट। तो हमारे हृदय में 4 कपाट होते हैं जिनका काम होता है खून के विपरीत प्रवाह को रोकना। कपाटों के बंद होने से कैसी आवाज आती है? तो लब डब की आवाज आती है। एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति में सबसे छोटे प्रकार की ल्यूकोसाइट कौन सी है? ल्यूकोसाइट मतलब डब्ल्यूबीसी, तो सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी होती है लिम्फोसाइट, सबसे बड़ी होती है मोनोसाइट, सबसे ज्यादा संख्या में होती है न्यूट्रोफिल्स और सबसे कम संख्या में होती हैं बेसोफिल्स। लाल रक्त कोशिकाओं का लाल रंग फेरस आयन के कारण से, लोहे आयन की उपस्थिति के कारण से होता है, जो हीमोग्लोबिन में होता है। एक हीमोग्लोबिन अणु में 4 फेरस आयन होते हैं। मास्ट कोशिकाएं जो कौन से उत्तक में पाई जाती हैं? याद रखना, एरियोलर उत्तक होते हैं, एरियोलर उत्तक, उनके अंदर मास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। और मास्ट कोशिकाओं से निकलता है हिपेरिन और सेरोटोनिन, हिपेरिन और सेरोटोनिन, और यही वो पदार्थ हैं जो हमारे शरीर में उत्तरदायी है किसके लिए? एलर्जी के लिए। इसलिए एलर्जी की दवाइयों को एंटीहिस्टामिन कहते हैं। बंडल ऑफ हिज, तो आपको पता है कि हृदय जो होता है, उस हृदय की ये जो दीवार होती है, यहां पे होता है एवी नोड और यहां से 2 ऐसे धागेनुमा संरचनाएं निकलती हैं, उसे कहा जाता है बंडल ऑफ हिज, और ये पाया जाता है मैमल्स में, स्तनधारियों के हृदय में। कशेरुकियों के हृदय में पेसमेकर, तो पेसमेकर आपको पता है कि दाएं आलिंद की दीवार में मौजूद ऐसे नोड को कहा जाता है जिसका दूसरा नाम सिरा आलिंद घुंडी भी है, और यही कार्डिक साइकिल को शुरू करता है, मतलब धड़कन जो है वो यहीं से प्रारंभ होती है। अगला प्रश्न केमिस्ट्री के बारे में है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? इस उदाहरण में पदार्थ की रासायनिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो सभी भौतिक परिवर्तन में रासायनिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता। कोयले को जलाने पर कोयला राख में बदलता है, ये रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। दूसरा है पानी में चीनी मिलाकर मीठा पेय पदार्थ बनाना, यानी ये मिश्रण बनेगा, और मिश्रणों का बनना सारा का सारा भौतिक परिवर्तन होता है।
चूने और पानी के घोल का उपयोग करके दीवारों की सफेदी करना। तो आपको पता है चूना मतलब कैल्शियम ऑक्साइड और पानी मतलब H2, दोनों की रिएक्शन होगी तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बनना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो बनना है वो एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन होगा। एक बीकर में नमक और नींबू का रस मिलाना, नमक और नींबू का रस मिलाना, तो नींबू का रस अम्लीय होता है, नमक उदासीन होता है। तो आपसे पूछा है कि पदार्थ की रासायनिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें ऑप्शन सही है, देखो पहला ऑप्शन कह रखा है केवल एक, गलत बात है। केवल 3, ये भी गलत बात है। तो इसमें आ जाएगा केवल 2। वैसे इसमें 2 और 4 हो सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का उत्तर हो सकता है, जब बीकर में नमक और नींबू का रस मिलाया जा रहा है, ठीक है, तो इसका उत्तर आ जाएगा केवल 2, यानी ऑप्शन डी। अगला है कौन सा रासायनिक परिवर्तन की श्रेणी में है? तो पादपों की वृद्धि भौतिक में आता है, लोहे की जंग लगना ये रासायनिक परिवर्तन में है, लोहे का चूर्ण और बालू का मिश्रण भौतिक परिवर्तन है, जल का हिमांकन अवस्था परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है, तो केवल 2। अगला जो प्रश्न है वो कौन सा है? कौन सा कथन सही है? क्रिस्टलीकरण रासायनिक परिवर्तन है, गलत बात है। क्रिस्टलीकरण जो होता है वो भौतिक परिवर्तन होता है। क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा ही समुद्री जल से नमक बनाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है, बिल्कुल सही है। फल का पकना रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि फल जब पकते हैं तो जो अम्ल होते हैं वो शर्कराओं में बदल जाते हैं, तो रासायनिक परिवर्तन है फलों का पकना। दूध से दही जमना रासायनिक परिवर्तन है, तो 2 और 4 जो है वो सही है। अगला जो परिवर्तन ऑप्शन है वो क्या कह रहा है? पानी का उबलना एक भौतिक परिवर्तन है, बिल्कुल सही बात है। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पकना रासायनिक परिवर्तन है। 1 और 3 बी ऑप्शन। एक गिलास पानी और उसे फ्रीजर में रखकर फ्रीज करना कौन सा परिवर्तन है? तो पानी को फ्रीज में रखकर फ्रीज कर रहे हैं, तो कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। तो देखिए उष्मा सेपी उष्मा शोषी हो सकते हैं, लेकिन ये रासायनिक परिवर्तन है, तो इन दोनों को नहीं मानेंगे। देखो इसमें टाइपिंग एरर थोड़ा सा, इस शारीरिक की जगह यहाँ पे काट के भौतिक कर लेना, क्योंकि दिक्कत क्या होती है, शारीरिक और भौतिक दोनों को अंग्रेजी में फिजिकल कहते हैं, तो कई बार वो ट्रांसलेशन में दिक्कत हो जाती है। तो सी ऑप्शन जो है वो आपका सही है। एलपीजी जो है वो गैस में बदलती है, अवस्था परिवर्तन हो रहा है, तो कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। तो परिवर्तन ए जो है वो भौतिक है, और उसके बाद वो जलती है, जलना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक। तो भौतिक रासायनिक एलपीजी गैस में बदलती है फिर जलती है, तो अरासायनिक नहीं है, बै रासायनिक है। बी ऑप्शन सही हो सकता है इसमें, क्योंकि बै जो है वो रासायनिक है। कौन सा रासायनिक परिवर्तन का लक्षण नहीं? रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है, संरचना बदलती है, आमतौर पर अपरिवर्तन यानी अनुत्क्रमणीय होता है। 3 ऑप्शन सही है। भौतिक अवस्था में कोई बदलाव नहीं होता, हो भी सकता है, तो डी ऑप्शन जो है वो रासायनिक परिवर्तन का लक्षण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, लोहे का गर्म करना भौतिक परिवर्तन है, जल में चीनी का घुलना भौतिक परिवर्तन है, हवा में रिबन का जलना, याद रखना गर्म करना पूछता तो भौतिक परिवर्तन है, जलना पूछा इसलिए रासायनिक परिवर्तन है। मिश्रण का निर्माण एक भौतिक परिवर्तन होता है, मिश्रण का निर्माण जो है वो कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है, तो ए और सी कट गए। जबकि यौगिक का निर्माण रासायनिक परिवर्तन होता है, तो ये भी कट गया क्योंकि बी में भौतिक दे रखा है। डी ऑप्शन जो है वो आपका सही उत्तर है। असामान्य पर्यावरणीय परिस्थितियों के संपर्क में आने पर प्रोटीन का टूटना विकृतीकरण कहलाता है, डीनेचुरेशन कहलाता है। जो प्रोटीन की संरचना होती है वो बिगड़ जाती है, इसे डीनेचुरेशन या विकृतीकरण कहते हैं। तो ये आपके प्रश्नों का समाधान था। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए काफी उपयोगी साबित होगा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है प्रयास के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम जो पेपर अपना 2.0 वाला टेस्ट सीरीज चल रहा है उसके मैथ के पेपर के सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, मतलब 101 नंबर का क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों की माप का अनुपात 3:2:1 है ना। तो हमें ये बताना है कि वो कौन सा त्रिभुज होगा या कौन से त्रिभुज की ये कोणों की माप होगी। पहला ऑप्शन समबाहु है, दूसरा समकोण है, तीसरा न्यून कोण है, चौथा अधिक कोण है और पांचवा आपका अनुत्तरित प्रश्न है। देखिए अगर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करें तो सिंपल सी बात है, कोणों का अनुपात दे रखा है यहाँ पे,
कि 3:2:1, और हम जानते हैं कि अगर टोटल अनुपातों का योग करें तो 3 2 5 रे कितना आ रहा है 6, और 6 तीनों कोणों का योग जो है वो कितना होता है 180 डिग्री। तो 6 बराबर 180 डिग्री है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और हमें अगर 3 की वैल्यू चाहिए तो कितना आ जाएगा 90, 2 की वैल्यू चाहिए तो कितना हो जाएगा 60, और 1 की वैल्यू चाहिए तो कितने हो जाएगी 30। तो आप बात को समझिए कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री है, बाकी 60 और 30 है, तो कौन सा त्रिभुज होगा समकोण। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास बी ऑप्शन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 102, एक त्रिभुज में सभी कोणों के मान पूर्णांक है, निम्नलिखित में से कौन सा उनके मापों का अनुपात नहीं हो सकता। ध्यान रखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज है उसके सभी कोणों के मान पूर्णांक है, सभी कोणों के मान क्या है पूर्णांक, मतलब इंटीजर नंबर्स हैं, ठीक है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सा उनके मापों का अनुपात नहीं हो सकता। 4 ऑप्शन दे रखा है। पहला ऑप्शन है 1 2 3, है ना, 1:2:3। हम ये जानते हैं कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और पूर्णांक कब होगा जब इनके अनुपातों का योग बराबर, मतलब योग का भाग इसमें एक पूर्णांक नंबर आएगा। तो देखो 1 2 और 3 है, योग कितना हो गया 6, तो 180 में 6 का भाग लगा रहे होंगे तो पूरा पूरा भाग जा रहा है, कितना हो गया 30। तो मतलब ये सभी कोण पूर्णांक होंगे, तो ये हमारे पास कोणों का अनुपात हो सकता है। ऐसे देखो 5 4 9, 9 और 3 12, 180 में 12 का भाग जाता है तो कितना आ जाएगा 15, मतलब ये भी पॉसिबल है। ठीक है, 5 6 7, 7 और 6 13 और 18, 180 में यदि 18 का भाग जा रहा है तो 10 आ रहा है, तो इससे भी सभी अंक, सभी कोण क्या होंगे पूर्णांक ही मिलेंगे। अब देखो 8 7 और ये, तो इनका योग कितना आ रहा है 21, तो 180 में 21 का भाग लगाएंगे ना, तो यहां से अगर 6 की वैल्यू निकालो, 7 की वैल्यू निकालो और 8 की वैल्यू निकालो, वो कभी भी आपकी इंटीजर्स में नहीं आएगी। तो इसने पूछा है कि कौन सा उनके मापों का अनुपात नहीं हो सकता, तो वो हमारे पास सही आंसर क्या है डी ऑप्शन। ठीक है ना, तो 6:7:8 इसका कोणों का माप नहीं हो सकता। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, एक्स वाई तथा जेड एक त्रिभुज की भुजाएं हैं, यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन जेड स्क्वायर हो तो त्रिभुज एक है तथा जेड सबसे बड़ी भुजा है। देखो दोस्तों, ये भुजाओं से रिलेटेड करके हम त्रिभुज की पहचान करने की कोशिश करते हैं। तो एक प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ी होगी कि यदि हमारे पास कोई त्रिभुज है एक्स वाई और जेड, इसकी 3 भुजाएं हैं, अगर हम इसमें न्यून कोण प्रॉपर्टी बात करें न्यून कोण त्रिभुज के लिए, कि अगर ये न्यून कोण त्रिभुज होगा तो ध्यान रखना कोई भी 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से बड़ा होता है। मतलब आप यहां पर अगर ये प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहे तो न्यून कोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन क्या होगा जेड स्क्वायर, या आप ये कह सकते हैं कि अगर एक्स स्क्वायर को जेड स्क्वायर से जोड़े तो इसका योग वाई स्क्वायर से बड़ा होगा, या आप ये कह दें कि वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का हम योग करें तो वो किससे बड़ा होगा एक्स स्क्वायर से। ये प्रॉपर्टी कौन फॉलो करता है न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है ना। दूसरी बात, अगर समकोण त्रिभुज की हम बात करें तो समकोण त्रिभुज में हम ये कहते हैं कि एक बड़ी जो भुजा होती है, जैसे बड़ी भुजा यहाँ पर जेड है, ये एक्स और वाई है, तो ये प्रॉपर्टी क्या होगी जेड स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये सीन बनता है किसको लेकर समकोण त्रिभुज को लेकर। और एक अधिकोण त्रिभुज की हम बात करें और अधिकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा जेड है, छोटी भुजा एक्स और वाई है, तो यहां से जेड स्क्वायर ग्रेटर देन क्या बनता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन में आपको कहा है कि एक्स वाई जेड त्रिभुज की भुजाएं हैं, जेड बड़ी भुजा है, तो ये प्रॉपर्टी किस त्रिभुज के लिए सत्य होगी, तो वो आपका होगा न्यून कोण त्रिभुज। तो हमारे पास जो सही आंसर है वो न्यून कोण त्रिभुज होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 104, 6 7 और 12 भुजाओं की लंबाई वाला एक त्रिभुज अवश्य होना चाहिए। देखो 6 7 और 12, एक भुजा त्रिभुज की 6 है, एक 7 और एक 12 है, और ये हमें बताना है कि इनमें से कौन सा त्रिभुज होगा अक्यूट एंगल ट्राइंगल, तो ये होगा न्यून कोण त्रिभुज, ये न्यून कोण त्रिभुज। ऑप्टस एंगल को हम बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। राइट एंगल को हम क्या बोलेंगे समकोण त्रिभुज। ठीक है ना, तो हमें बताना है कि किसकी मतलब की प्रॉपर्टी होगी। तो इसमें हम चेक कैसे करेंगे, हम बड़ी भुजा को लेंगे, तो बड़ी भुजा का स्क्वायर कितना हो रहा है 144, इसका स्क्वायर कितना 36 और इसका स्क्वायर कितना हो गया 49। इन दोनों को ऐड करते हैं, तो इन दोनों को ऐड से बड़ा क्या है
144 मतलब बड़ी भुजा का स्क्वायर 6 छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है ना। तो बराबर क्या, छोटा है, बड़ी भुजा का स्क्वायर 6 छोटी भुजाओं के वर्गों के योग से बड़ा है। तो ये जो प्रॉपर्टी हमारे पास होती है, इस प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी किसके लिए होगी, अधिक कोण त्रिभुज के लिए। तो हमारे पास जो सही आंसर है वो अधिक कोण त्रिभुज या ऑप्टस एंगल रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी में AB 7 है, AC 9 है तथा BC 15 है, तो कोण A हो सकता है। देखो एक त्रिभुज ABC है, मैं यहां बना देता हूं, ये A है, ये पॉइंट B है और ये C है। AB यहां पर हमारे पास 7 है, AC हमारे पास कितना है 9 और BC हमें कितना दे रखा है 15। भुजाओं से रिलेशन करके हमें कोण बताना है कि कोण के माप क्या होगी। ठीक है ना, तो भुजाओं में सबसे पहले ये तो पता करें कि किस प्रकार का त्रिभुज आपका बनेगा। तो यहां बड़ी भुजा कितनी है 15, तो 15 का स्क्वायर कितना हो रहा है 225। 15 का स्क्वायर कितना हो रहा है 225, तो 225 तो ये हो गया। 7 का स्क्वायर कितना हो रहा है 49 और 9 का स्क्वायर कितना हो रहा है 81। तो देखो बड़ी भुजा का स्क्वायर करके हम शेष छोटी भुजाओं का स्क्वायर कर रहे हैं और इनको जोड़े तो 225 ग्रेटर देन होगा कितना 130 से। ठीक है, तो सीधी सी बात है, ये वाला जो आपका त्रिभुज रहेगा, ये प्रॉपर्टी क्या हो रही है अधिक कोण त्रिभुज की, तो ये त्रिभुज आपका अधिक कोण त्रिभुज रहेगा। और अधिक कोण त्रिभुज की परिभाषा में हम ये कहते हैं कि एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है। तो यहां पर देखो बड़ी भुजा है तो सामने वाला कोण भी बड़ा है, तो कोण A बड़ा होगा मतलब अधिक कोण होगा। और अधिक कोण कौन सा है इनमें से, तो आपको होगा सर 105 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास डी ऑप्शन रहेगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन, किसी त्रिभुज की भुजाएं एक्स स्क्वायर -1, एक्स स्क्वायर +1 और 2x है, तो निम्न में से त्रिभुज होगा। वैसे तो हम बात कर लेते हैं कि इस प्रकार की जो प्रॉपर्टी है वो पाइथागोरियन प्रॉपर्टी होती है, पाइथागोरियन त्रिक होती है। और पाइथागोरियन त्रिक से हम क्या बनाते हैं पाइथागोरस प्रमेय, और वो किस पे लागू होती है समकोण त्रिभुज पे। आप इसको प्रैक्टिकली भी चेक कर सकते हैं कि यदि हमारे पास ये समकोण त्रिभुज होगा तो इसकी एक भुजा का स्क्वायर, बड़ी भुजा का स्क्वायर शेष छोटी भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। तो मैं यहां से पाइथागोरस प्रमेय लिख देता हूं कि बड़ी भुजा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर है वो किसके बराबर हो एक्स स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है, आप इसको ओपन करेंगे तो x की पावर 4 + 1 अपॉन 2x स्क्वायर हो जाएगा, और इधर ओपन करोगे तो x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 4x स्क्वायर। बात समझ पा रहे हो। अब यहां से देखिए इसकी बात करें तो x की पावर 4 + 1 + 2x स्क्वायर हो गया, और इधर x स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2 और प्लस का 4, तो कितना बच जाएगा प्लस 2x स्क्वायर। तो देखो दोनों वैल्यू आपस में बराबर आ रही है, मतलब ये किस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है पाइथागोरस प्रमेय को, और पाइथागोरस प्रमेय किस पे लागू होती है समकोण त्रिभुज पे। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन का आंसर समकोण त्रिभुज रहेगा। अगला क्वेश्चन बिल्कुल रिपीट है, पहले वाले में एक्स स्क्वायर -1 2x ऐसे दे रखा था, इस बार इसने m स्क्वायर -1 दिया है, 2mn दिया है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर दिया। तो यहां पर भी आप ऐसे चेक कर सकते हैं m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये बड़ी भुजा है इसका स्क्वायर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस स्क्वायर और प्लस 2mn का स्क्वायर। तो ऑलवेज ये क्या रहेगा बराबर आएगा, ऑलवेज आपका क्या आएगा बराबर। सेम इससे पीछे वाले क्वेश्चन में हमने जैसे किया है, तो यहां पर भी हमारे पास कौन सा ऑप्शन रहेगा राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 108, एक त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर है, x का न्यूनतम पूर्णांक के मान आपको ज्ञात करना है। ध्यान दो, ये हमारे पास त्रिभुज है। ठीक है, इस त्रिभुज में एक भुजा तो 6 सेंटीमीटर दे रखी है, दूसरी भुजा आपकी 10 सेंटीमीटर और तीसरी x सेंटीमीटर दे रखी है। आपको बताना है कि x का न्यूनतम पूर्णांक के मान कितना होगा, न्यूनतम पूर्णांक के मान। तो त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी होती है दोस्तों कि त्रिभुज में हम ये कहते हैं कि किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा और दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है। इस प्रॉपर्टी को हम यहां लागू करें, देखो मैं ये कहूं कि दो भुजाओं का अंतर तो कितना हो रहा है 6 और 10 का अंतर कितना हो रहा है 4, तो 4, तो x की वैल्यू 4 से तो क्या होगी बड़ी, और दो भुजाओं का योग कितना हो रहा है 16, तो 16 से क्या होगी छोटी। तो ये प्रॉपर्टी हम क्या फॉलो करेंगे
कि 4 लेस देन x लेस देन कितना हो जाएगा 16। तो x की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है? तो x की वैल्यू 4 से तो बड़ी होगी, 16 से छोटी होगी, तो न्यूनतम तो कितनी हो गई 5, और ऐसे मैक्सिमम आपकी कितनी हो जाएगी 15। तो यहां क्वेश्चन में आपको न्यूनतम पूर्णांक के मान पूछा है, तो न्यूनतम पूर्णांक के मान हमारे पास क्या होगा? डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं 3 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है और तीसरी भुजा एक पूर्ण संख्या है, तो त्रिभुजों की संभावित संख्या हमें ज्ञात करनी है। संभावित त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। देखो सेम वही प्रॉपर्टी हम लागू करते हैं कि हमारे पास एक ऐसा ट्रायंगल है, इसकी एक भुजा 3 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो तीसरी भुजा को एक पूर्ण संख्या मान लेता हूं x सेंटीमीटर। तो प्रॉपर्टी में हम बात करें कि x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी, तो दोनों का अंतर और दोनों का योग के बीच, क्योंकि त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है और दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होता है। तो 3 और 5 का अंतर कितना हो रहा है 2, तो x की जो रेंज होगी 2 लेस देन x और लेस देन कितना हो गया 8। तो हमें यहां पर संभावित त्रिभुजों की संख्या चाहिए। तो संभावित त्रिभुज में हम क्या लिखेंगे कि जो तीसरी भुजा है उसकी वैल्यू 2 से बड़ी और 8 से कम होगी। तो x की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है? 3 हो सकती है, 4, 5, 6 और 7। तो देखो टोटल कितनी संभावना है 5, तो x 5 हो सकती है, तो x की वैल्यू 5 प्रकार की हो सकती है, 3, 4, 5, 6 और 7। तो त्रिभुजों की संख्या भी दोस्तों कितनी होगी 5। इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास सी ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं 7 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है और तीसरी भुजा एक पूर्ण संख्या है, तो ऐसे सभी संभव त्रिभुजों के परिमापों का योग ज्ञात करें। देखो इसने पूछा है संभावित जितने भी त्रिभुज हैं उनके परिमापों का योग ज्ञात करना अपने को। देखो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, इसमें एक 7 सेंटीमीटर भुजा है, एक 24 सेंटीमीटर भुजा है, और यहां पर मैं तीसरी भुजा क्या मान लेता हूं x। सभी संभावित त्रिभुजों का परिमापों का योग चाहिए। तो पहले हमें पहले त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम वही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे क्या कि जो x की रेंज है वो क्या हो सकती है। तो 7 और 24 के बीच का अंतर कितना हो रहा है 17, तो x का मान 17 से बड़ा होगा, और दोनों का योग कितना आ रहा है 31, तो 31 से क्या होगा कम। तो मतलब x की पॉसिबल वैल्यू कितनी होगी 18 से लेकर कहां तक 30 तक। तो मैं कह रहा हूं 1 से 30 टोटल कितनी होती है 30 संख्या, 1 से 17 हमारे पास 17 हो जाएगी, तो 30 में से 17 घटा देंगे तो हमारे पास कितनी बच जाएगी 13। तो संभावित त्रिभुजों की संख्या, संभावित त्रिभुजों की संख्या, तो संभावित त्रिभुजों की संख्या हमारे पास कितनी हो जाएगी 30 माइनस 17 बराबर 13, क्योंकि 1 से 30 तक 30 हुआ, 1 से 17 हमें लेनी नहीं है, तो फिर 30 में से 17 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 13। तो हमारे पास 13 त्रिभुज बनेंगे। अब 13 त्रिभुज कौन कौन सी स्थिति के बनेंगे अब समझिए। अगर हम बात करें यहां से कि देखो एक भुजा तो हमारे पास 7 है, दूसरी 24 है, तीसरी x की मिनिमम वैल्यू कितनी है 18, एक त्रिभुज आपका ये बनेगा। फिर दूसरा 7, 24 और फिर क्या बनेगा 19, है ना। फिर 7, 24 और फिर क्या बनेगा आपका 20। ऐसे करते करते जो 13वां त्रिभुज बनेगा, तो त्रिभुजों की संख्या 13 है, तो 13 त्रिभुज का जो परिमाप होगा, जो भुजाएं होगी वो 7, 24 और कितनी होगी 30 होगी। ठीक है, इतने सारे त्रिभुज बनेंगे, इन सब का हमें योग ज्ञात करना है। तो देखो सिंपल सा तरीका कि 7 और 24 सब में है, तो 7 और 24 को जोड़ लें और 13 से गुणा कर दें, तो 13 त्रिभुजों में जो 7, 24 आ रहा है उनका योग आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा 24 प्लस 7 कितना हो रहा है 31, और 31 को 13 से गुणा किया, 13 एकम 13, 13 39 और 1 40, 403, ये हो गया एक। तो ठीक है ना। अब प्रत्येक त्रिभुज में 18 से 19, 20 और लास्ट कितनी 30 सेंटीमीटर तक क्या है भुजाएं हैं। तो मुझे 18 से 30 तक का योग करना है, मतलब
हमारे पास सीरीज बनेगी 18 प्लस 19 प्लस ऐसे करते करते कहां तक, 30 तक। तो इसका सीधा सा फॉर्मूला है a प्लस बी माइनस ए प्लस 1/2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग, जिसमें a तो होता है प्रथम पद और b होता है अंतिम पद। तो देखो 18 और 30 कितना हो रहा है, 48। फिर b माइनस है तो ये 12 हो जाएगा, 30 में से 18 12 और प्लस एक कितना हो गया 13 और भाग 2, ये आपका 24 हो गया। तो 13 गुणा 4 52 और 13 26 और 26 और 5 कितना हो रहा है 31, 312 ये हो गया। तो हम 403 में 312 को जोड़ेंगे तो 3 और 2 5, 1 और 7, तो टोटल कितना हो गया 715। तो त्रिभुज के परिमापों का योग दोस्तों 715 हो जाएगा। उम्मीद है कि ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 111 पे हम बात करते हैं। एक अधिकोण त्रिभुज की भुजाएं क्रम से 9 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा 21 सेंटीमीटर है तो x एक पूर्णांक है, तो ऐसे कितने त्रिभुज संभव होंगे। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक अधिकोण त्रिभुज की बात हो रही है और अधिकोण त्रिभुज में एक भुजा तो 9 सेंटीमीटर है, एक 21 सेंटीमीटर और एक x सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो मैंने देखो एक अधिकोण त्रिभुज बना दिया ऐसे, मैंने कहा अधिकोण, इसमें सबसे बड़ी भुजा कितनी है 21 सेंटीमीटर, ये हुई। एक है 9 सेंटीमीटर और एक हो गई x सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। और x एक पूर्णांक है, तो ऐसे कितने त्रिभुज संभव है, कौन से वाले, अधिकोण त्रिभुज वाले। तो वही प्रॉपर्टी, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम और दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है ना। तो देखिए 9 और 21 का अंतर कितना हो रहा है 12, तो 12 लेस देन x हो जाएगा। योग कितना हो रहा है 20, तो आप कहेंगे सर x की जो पॉसिबल वैल्यू है वो 13 से कहां तक है 19 तक है, 13 से कहां तक है 19 तक। लेकिन इसमें भी हमें क्या चाहिए, न्यून कोण, अधिकोण त्रिभुज। तो अधिकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या होती है, अधिकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी मैंने लास्ट टाइम भी अभी बताया था कि हम अगर बड़ी भुजा की हम बात करें कि a सबसे बड़ा है, फिर b उससे छोटा है, c उससे छोटा है, तो हम कहेंगे a स्क्वायर जो होता है ना वो ग्रेटर देन क्या होता है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी अधिकोण त्रिभुज की होती है। यदि किसी त्रिभुज में, अधिकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा a है तो a स्क्वायर ग्रेटर देन b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बड़ी भुजा कितनी है 21, तो इसके लिए हम क्या कंडीशन बनाए कि 21 का स्क्वायर कितना हो गया 441 ग्रेटर देन, छोटी भुजा क्या है 9 है ना, तो 9 का स्क्वायर क्या हो गया 81 और प्लस ये क्या हो गया x, तो x स्क्वायर हो गया। 81 आप इधर लेके आओगे तो कितना हो जाएगा 0 और ये 44 में से ये कितना हो जाएगा 36, तो 360 ग्रेटर देन x स्क्वायर। तो x की अप्रोक्स वैल्यू लगभग हम कितने मान लें 19, लेकिन यहाँ क्रॉस चेक भी करना है कि यहाँ ये डिसाइड होता है कि 19 x से क्या है बड़ा है, क्या हम चेक कर लें। अगर 19, अगर x की वैल्यू अगर 19 है तो देखो 19 रख के देखते हैं, ये हो जाएगा 361 और 361 और 81 हमारे पास कितना हो जाएगा 361 और 81 442 हो जाएगा भाई, 442 हो जाएगा। तो 442 हो गया तो ये तो प्रॉपर्टी खराब हो गई। तो इसका मतलब ये है कि x का मान 19 से क्या है छोटा ही है, x का मान 19 से छोटा ही है। तो संभावित त्रिभुज तो कितना है 13 से लेके 19 तक, लेकिन x की पॉसिबल वैल्यू क्या है 19 से छोटी है अधिकोण त्रिभुज के लिए। तो अधिकोण त्रिभुज के लिए हम क्या कहेंगे कि x पॉसिबल क्या होगा 13 हो सकता है, 14 हो सकता है, 15 हो सकता है, 16 और 17 हो सकता है, ठीक है ना, और 18 भी हो सकता है। तो टोटल यहां पर कितने त्रिभुज बन रहे हैं 6। तो इस क्वेश्चन का जो हमारे पास आंसर है वो बी ऑप्शन होगा कि 6 अधिकोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 112 ए बी सी पूर्णांक है, ए बी सी क्या है पूर्णांक, तथा त्रिभुज की भुजाएं यदि ए बी बराबर 6 हो तो ज्ञात कीजिए कि संभव न्यून कोण त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। संभव न्यून कोण त्रिभुजों की संख्या, देखो
क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि कोई त्रिभुज है एबीसी, उसमें AB का गुणनफल क्या है 6। तो पहले तो हम यही संभावित चीजें देख लेते हैं कि 6 किन किन से गुणनफल से बनता है। तो ये तो 1 6 हो सकता है ना, और या 2 और क्या हो सकता है 3। ये 2 पॉसिबिलिटी है। मतलब यहां से 2 प्रकार के ट्रायंगल बन सकते हैं। पहला ट्रायंगल जिसमें एक भुजा 1 और दूसरी 6 हो, और दूसरा ट्रायंगल जिसमें एक भुजा 2 हो और दूसरी क्या हो 3 हो। ठीक है, अब हमें संभावित न्यून कोण त्रिभुज चाहिए, और न्यून कोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर किसी त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं तो हम ऐसा लिख सकते हैं कोई भी 2 भुजाओं का वर्गों का योग, जैसे a स्क्वायर बी स्क्वायर तो ग्रेटर देन किससे होगा सी स्क्वायर से, या बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो ग्रेटर देन किससे होगा ए स्क्वायर से, या ए स्क्वायर सी स्क्वायर तो ग्रेटर देन किससे होगा बी स्क्वायर से। तो इस प्रॉपर्टी, अगर त्रिभुज की भुजाओं पर ये तीनों में से कोई एक प्रॉपर्टी लागू होती है तो वो न्यून कोण त्रिभुज होता है। ठीक है, तो चलो पहले पॉसिबिलिटी हम चेक कर लेते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई x सेंटीमीटर, तो x की वैल्यू, दोनों का अंतर 5 से बड़ा होगा, दोनों का योग कितना है 7। तो यहाँ x की एक ही पॉसिबल वैल्यू है कितनी 6। तो यहां से एक ही त्रिभुज बनेगा हमारे पास, और वो त्रिभुज कौन सा बनेगा जिसकी भुजा 1 है 6 है और दूसरी भी क्या है 6 है। एक त्रिभुज यही बन सकता है। ठीक है, अब यहां पे चेक करते हैं। यहां पर देखिए दोनों का अंतर तो कितना आ रहा है 1, तो x की पॉसिबल वैल्यू 1 से बड़ी और दोनों का योग कितना हो रहा है 5, तो 5 से छोटी, तो x की पॉसिबल वैल्यू क्या बन रही है 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 4 हो सकता है। ठीक है, तो यहां से 3 त्रिभुज कौन से बनेंगे, देखो एक भुजा 2 हो गई, फिर 3 हो गई, फिर इधर 2 हो गई है ना, फिर इधर क्या हो गई 2 3 तो है ही और 3 हो गई, फिर यहाँ 2 3 तो है ही और फिर क्या हो गया 4। 3 त्रिभुज यहां से बन सकते हैं और एक त्रिभुज यहां से बन सकता है, और हमें चेक करना है कि जो त्रिभुज बने वो न्यून कोण कितने होंगे, न्यून कोण त्रिभुज कितने होंगे उनमें से। तो देखो चेक करते हैं। यहां पर देखिए अगर मैं इन 2 भुजाओं के वर्गों का योग करूं तो 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36, तो 1 और 36 37, इसके वर्ग से बड़ा होता है। इन दोनों की बात करें तो 36 और 36 72 इसके वर्ग से बड़ा है, और ऐसे ही अगर इनकी बात करें तो ये प्रॉपर्टी हमारी न्यून कोण त्रिभुज की है, इसलिए एक त्रिभुज तो ये हो गया। ठीक है, यहां पे चेक करते हैं। देखो यहां पर इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर 9, ये लेस देन हो गया, तो ये त्रिभुज आपका न्यून कोण त्रिभुज नहीं है, अधिक कोण त्रिभुज है, तो ये हमारा त्रिभुज पॉसिबल नहीं है। बाकी आप देखो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 4 और 3 कितना हो रहा है 13, तो 13 9 से बड़ा है। ऐसे ही 9 9 18 4 से बड़ा होगा, मतलब ये आपका न्यून कोण त्रिभुज होगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर देखो 2 3 और 4 की बात करें तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 कितना हो रहा है 13, 13 क्या 4 के स्क्वायर से बड़ा हो रहा है नहीं हो रहा है, तो ये भी हमारा न्यून कोण त्रिभुज नहीं है। तो एक त्रिभुज तो हमें मिला 2 3 3 वाला, और एक त्रिभुज 1 6 6 वाला, तो यहां पर न्यून कोण त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी 2। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं कि ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया है। अगला क्वेश्चन, त्रिभुज का अंत केंद्र बनता है, देखो माध्यिकाओं से तो बनता है केंद्रक, जिसको हम गुरुत्वीय केंद्र कहते हैं, गुरुत्वीय केंद्र। ठीक है, कोण समद्विभाजकों से बनता है अंतः केंद्र। ठीक है, भुजा के लंब समद्विभाजकों से बनता है परिकेंद्र, है ना, और ऊंचाइयों या शीर्ष लंब की बात करें तो यहां बनता है लंब केंद्र। तो हमें अंतः केंद्र के लिए पूछा है, तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, त्रिभुज एबीसी में एसी बराबर 5 सेंटीमीटर, तो ए की लंबाई कितनी होगी, जहां जहां डी पैरेलल टू बीसी है और दिया गया है एडी बराबर 3 सेंटीमीटर और बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर। दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर एक करेक्शन था, करेक्शन ये है कि बीडी बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर, ना कि बीसी। ठीक है ना, तो ये करेक्शन है। अगर आप बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर लेकर चलोगे तो ए की तो लंबाई फाइंड ज्ञात की ही नहीं जा सकती, है ना, मतलब आंकड़े अपर्याप्त होंगे। तो यहाँ छोटा सा करेक्शन है, बीसी की जगह क्या है बीडी। ठीक है, चलिए अब देखो त्रिभुज क्या कह रहा है,
त्रिभुज में ये है कि ये ए है, बी है और सी है, और बीसी के पैरेलल डी है, तो बीसी के पैरेलल में कोई मान लेता हूं कि डी ही है ना। अब एसी, एसी यहां से 5 है, ठीक है ना, और एई की हमें वैल्यू ज्ञात करनी है, तो मैं इसको एक्स मान लेता हूं, और एडी बराबर कितना दे रखा है 3, है ना, और बीडी, बीडी बराबर मेरे को यहां कितना दे रखा है 7। तो देखो अनुपातिक प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं कि अगर मैं इस पूरे त्रिभुज की हम बात करें, बड़े वाले त्रिभुज को लेकर, तो इस बड़े वाले त्रिभुज, इस भुजा के रेस्पेक्ट में ये वाली भुजा है, इस भुजा के रेस्पेक्ट में ये है, मतलब अगर दो त्रिभुज अगर समरूप है तो संगत भुजाएं आपस में क्या है, समान अनुपात में है। तो यहां से देखो अगर मैं इस 3 की बात करूं तो 3/3 और 7 कितना हो रहा है 10, तो मैं यहाँ कहूंगा ए एक्स बटा पूरी कितनी हो जाएगी ऐसी 5। तो आप यहां से देखिए 5 से डिवाइड करेंगे 2 और 3 में 2 का भाग लगेंगे तो 1.5। तो इस x की वैल्यू मतलब x क्या है ए, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 115 है, डी और ई त्रिभुज की भुजा बीसी और एबी के मध्य बिंदु है। यदि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल कितना होगा। देखो त्रिभुज हमारे पास दे रखा है ए बी और सी, डी और ई भुजा बीसी और एबी के, बीसी और एबी का, ये बीसी हो गया, ये तो बीसी हो गया और ये एबी हो गया। तो बीसी का मध्य बिंदु तो क्या है डी, और यहां पर नेक्स्ट एबी का मध्य बिंदु कितना दे रखा है ई, ये मध्य बिंदु दे रखे हैं, तो मैंने इनको मिला दिया। ठीक है, अब हमें ये कह रखा कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल जो है वो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इसमें से हमें केवल किसका क्षेत्रफल चाहिए, इसमें से हमें क्षेत्रफल चाहिए केवल त्रिभुज बीडीई का, बीडीई का इसका क्षेत्रफल चाहिए। तो देखो त्रिभुज में एक सिंपल से बात करता है, जब त्रिभुज की हम बात करें और इसकी माध्यिका की बात करें तो माध्यिका हमेशा ही मध्य बिंदु को मिलाती है, और माध्यिका का सीन हमेशा त्रिभुज में होता है कि वो बराबर क्षेत्रफल में विभाजित करता है। तो देखो अगर इन तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु ये है, इनको अगर हम मिलाएं तो यहां से 1 2 3 और कितने 4 त्रिभुज बनते हैं, और चारों का क्षेत्रफल बराबर होता है, मतलब प्रत्येक पहले का कितना होता है 1/4 होता है। तो हम बात यहां से भी यही कर सकते हैं कि ये इसका मध्य बिंदु है, ये इसका मध्य बिंदु है, तो मैं यहां भी एक मध्य बिंदु मान लेता हूं F, है ना, और यदि मैं इनको मिलाऊं तो यहां से भी देखो 1 2 3 और 4 क्षेत्रफल बन रहे हैं, 4 त्रिभुज बन रहे हैं, और ये मध्य बिंदु है, इसलिए हम ये कहेंगे कि प्रत्येक का क्षेत्रफल बराबर है। तो पूरे का कितना हो गया 1/4, तो पूरा क्या है 30। तो त्रिभुज बीडीई का जो क्षेत्रफल होगा वो 1/4 त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल होगा। तो 1/4 एबीसी का कितना हो गया 30, अगर डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर क्या रहेगा बी ऑप्शन। अगला, संभव त्रिभुज में अंतःवर्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो इसकी प्रत्येक माध्यिका की लंबाई, देखो समबाहु त्रिभुज की अगर हम बात करें तो एक प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं कि समबाहु त्रिभुज का जो चारों केंद्र है, जो लंब केंद्र है, जो परिकेंद्र है, जो अंतः केंद्र है और जो केंद्रक है, वो एक ही बिंदु पर स्थित होता है। मतलब अगर हम बात करें कि ये त्रिभुज ए बी सी है और यहां से अगर कोई मैं माध्यिका खींचता हूं तो ये माध्यिका है, ये कोण समद्विभाजक है, ये आपका भुजा का लंब समद्विभाजक है, और इसे ही हम क्या कहेंगे शीर्ष लंब कहेंगे। ठीक है ना, तो मैं कहता हूं कि जो माध्यिका होती है उसको जो केंद्रक होता है वो 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, और समबाहु त्रिभुज में ये वाली तो वैल्यू होती है, समबाहु त्रिभुज में ये वाली वैल्यू तो होती है अंतः त्रिज्या की, और ये वाली होती है आपकी परित्रिज्या की, अगर आप समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी देख पा रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, दोनों को मिलाकर क्या बन रही है, अगर ये कोई डी पॉइंट है तो एडी, तो एडी इसकी क्या है माध्यिका। तो मैं ये कहूंगा कि हमें किसकी वैल्यू दे रखी है, इस एक के अनुपात की वैल्यू दे रखी है 3 सेंटीमीटर, है ना। तो टोटल कितनी है 2 और 1 3, तो 1 बराबर 3 सेंटीमीटर है, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो उस संभव त्रिभुज की आपकी माध्यिका कितनी आएगी 9 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या रहेगा डी ऑप्शन। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। चले अगले क्वेश्चन पे और बात करें हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 60 डिग्री है, कोण सी बराबर 40 डिग्री है। यदि एडी कोण बीएसी का समद्विभाजक है और कोण ये और एई लंब बीसी है, तो कोण ईएडी का मान आपको ज्ञात करना है। देखो पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। एक त्रिभुज ऐसा है ना, ये आपका ए हो गया, ये पॉइंट बी और ये हो गया सी। इसकी वैल्यू हमें 60 डिग्री दे रखी है और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 40। फिर कह रहा है कि एडी कोण बीएसी का समद्विभाजक है, बीएसी का इस कोण का समद्विभाजक है। मैं खींच देता हूं, जो कहां मिल रहा है डी पॉइंट पर, मतलब ये वाला कोण बराबर होता है ना। और ये कह रहा है कि ए लंब टू क्या है बीसी, तो ये ए है और बीसी पर लंब है, तो मैं यहां से कोई लंब खींच देता हूं जो किस पे मिलता है ई पॉइंट पे, दोस्तों ई पॉइंट पे मिलता है। अब हमें ज्ञात करना है कोण ई ए डी का मान, ई ए डी मतलब इस वाले कोण की माप हमें ज्ञात करनी है। तो देखो वैसे तो आप इसको सोल्व भी कर सकते हो, ये 90 डिग्री है ना, तो ये भी आपकी 90 डिग्री होगी, तो ये कोण कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि एक त्रिभुज हो गया। फिर देखो ये 40 है, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा, देखो ये पूरा कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, पूरा 50 हो जाएगा। इसमें से ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, ठीक है ना। तो यहां पर अगर हम बात करें कि ये वाला कोण बराबर है, ये वाला 50 है और ये वाला ये है, ठीक है, तो यहां से आप आंसर आराम से निकाल लोगे, ठीक है। या आप इसको डायरेक्ट प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो कि कोण ई ए डी बराबर है ना, कोण ई ए डी बराबर हाफ ऑफ क्या होता है कोण बी माइनस कोण सी। तो देखो हाफ कोण बी की वैल्यू 60 है और इसकी कितनी है 40 है, बात समझ पा रहे हो। तो आप यहां से देखो 40 माइनस 60 कितना हो गया 20, 20 में आप 2 का भाग लगाएंगे तो कितना डिग्री आएगा 10 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास 10 डिग्री हो जाएगा, ए ऑप्शन। उम्मीद है कि ये वाली बात भी आपको समझ में आ गई है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पीक्यूआर के परिमाप 36 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, पीक्यू 10 सेंटीमीटर है, तो एबी का हमें मान ज्ञात करना है। देखो दो समरूप त्रिभुज दे रखा है, ये ए है बी है और सी है, और ये क्या है ये आपका पी क्यू और कितना है आर। इसका परिमाप 36 सेंटीमीटर है और इसका परिमाप कितना है 24 सेंटीमीटर। पी क्यू हमारे पास 10 सेंटीमीटर दे रखी है। तो देखो दो समरूप त्रिभुजों की एक प्रॉपर्टी होती है कि दो त्रिभुज यदि समरूप है तो उनके परिमापों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो यहां देखो दो त्रिभुज समरूप है तो परिमाप कितना है, इसका 36 और इसका 24 है, तो इन दोनों का अनुपात हम निकाले किसका, संगत भुजाओं को लेकर। तो इसकी संगत भुजा ए बी है, तो ए बी के संगत हमारे पास क्या दे रखा है पी क्यू कितना 10। तो यहां से देखिए 12 से डिवाइड करेंगे 3 और ये कितना हो गया 2, 2 से ये कितना हो गया 5, 5 3 से गुणा होगा तो ए बी बराबर कितनी हो जाएगी 15। तो 15 सेंटीमीटर हमारे पास आंसर आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास बी ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, त्रिभुज एबीसी में माध्यिकाएं सी डी और बी एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद करती है। देखो त्रिभुज हमारे पास वही है ए बी और सी, इसमें माध्यिका सी डी है, एक माध्यिका मैंने यहां खींच दी तो ये मध्य बिंदु हो गया, और बी ये आपकी हो गई बी, तो ये सी डी हो गई और ये बी हो गई, ये दो माध्यिकाएं हो गई जो बिंदु किस पर कट कर रही है ओ पर, ओ पर कट करें। तो हमें क्या ज्ञात करना है कि त्रिभुज ओ डी ई मतलब ये वाला त्रिभुज बन रहा है भैया, देखो ओ डी ई ये वाला त्रिभुज, इसका अनुपात त्रिभुज एबीसी के अनुपात से हमें ज्ञात करना है। मतलब इसका अनुपात हमें इससे निकालना है। तो इस प्रॉपर्टी को तो हम सीधा ही बना देते हैं। देखो अगर हमारे पास ये कोई त्रिभुज है, ये इसकी माध्यिका है, ये दूसरी माध्यिका है, ये तीसरी माध्यिका है, तो यहां से बनाइए। देखो अगर मैं यहां से एक डायग्राम और बनाता हूं कि इनके मध्य बिंदु को मिलाता हूं, इनके मध्य बिंदु को मिलाता हूं ऐसा, ठीक है ऐसा,
तो देखिए, पहले तो अगर मध्य बिंदु को बनाए तो हम पहले ही ये बात पढ़ कर चुके हैं कि पूरा त्रिभुज का ये वाला त्रिभुज कितना होगा, 1/4 हिस्सा। क्योंकि यहां पर देखो एक त्रिभुज तो ये बन रहा है, मैं आपको बता देता हूं इधर से। देखिए एक त्रिभुज तो ये बन रहा है, एक हो गया। दूसरा ये क्या बीच में बन रहा है, 2। तीसरा ये बन रहा है और चौथा ये बन रहा है। तो पूरे का कितना होगा, 1/4, क्योंकि माध्यिकाओं से बन रहा है। माध्यिकाओं में क्षेत्रफल हमेशा ही समान होता है। तो चारों है वो बराबर क्षेत्रफल के हैं, तो ये बीच वाला जो क्षेत्रफल है वो किसका कितना हो रहा है, 1/4 हिस्सा। अब इस 1/4 हिस्से की भी स्थिति देखिए कि इसमें भी है ना, यहां से एक त्रिभुज ये बन रहा है, एक त्रिभुज ये बन रहा है, एक त्रिभुज ये बन रहा है। तो 1/4 में भी ये कितना है, 3 हिस्सा बन रहा है। तो पूरे का 1/4 है और इसका भी 1/3 है। तो पूरे का कितना करें, 12। तब जाके हमारे पास ये वाला क्षेत्रफल आएगा कितना, 1। तो हम सिंपल सी बात ये कह सकते हैं कि अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें, इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसके पूरे बराबर 12 टुकड़े होंगे ना, तब उसमें एक भाग ये होगा। तो एक ये है और टोटल 12 है, तो हमारे पास क्या अनुपात हो जाएगा, 1:12। ये एक माध्यिका की प्रॉपर्टी होती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 120। यदि त्रिभुज ओ यदि ओ त्रिभुज एबीसी का अंत केंद्र हो और कोण ए 60 डिग्री हो तो कोण बीओसी का माप। देखो ये हमारे पास त्रिभुज है और ये इसका अंत केंद्र ओ है, तो ये ए बी और सी हो गया। तो अंत केंद्र किन से बनता है, कोण समद्विभाजकों से, है ना। तो ये कोण समद्विभाजक है, ये कोण समद्विभाजक है। यहाँ वाले कोण की माप हमें चाहिए, तो इस वाले कोण की माप डायरेक्ट होती है 90 प्लस कोण a/2। और कोण ए का माप कितना दे रखा है दोस्तों, 60 डिग्री। तो 90 प्लस 60/2 हो जाएगा। तो 90 प्लस 30 बराबर कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास बी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखो, त्रिभुज एबीसी में एक त्रिभुज एबीसी दे रखा है, इसमें कोण बी और कोण सी का बाह्य समद्विभाजक। देखो बाह्य कोण, तो मैंने बाह्य कोण बना दिया ये वाला और ये वाला, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये ए हो गया, है ना। बिंदु पी पर मिलते हैं, इनका समद्विभाजक दोनों बिंदु किस पे मिलते हैं, पी पे। तो हमें कोण कौन सा चाहिए कि कोण त्रिभुज एबीसी बराबर 80 डिग्री। त्रिभुज एबीसी नहीं है दोस्तों, ये कोण एबीसी है, कोण एबीसी। तो ए बी सी 80 डिग्री है, तो कोण बीपीसी का मान चाहिए। देखो बीपीसी का मान, ये वाला कोण चाहिए, एक तो बात ये है। और ए बी, इसमें टाइपिंग में गलत कर दिया है, यहाँ पे हमारे पास बनना चाहिए, यहाँ पे बनना चाहिए कोण बी ए सी बराबर 80 डिग्री। क्या बनना चाहिए, कोण बी ए सी बराबर 80 डिग्री। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये अब देखो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, अगर ये कोण आपका 80 डिग्री दे रखा है तो यहां से कोण बी पी सी बराबर 90 माइनस कोण a/2 होता है, कोण a/2 90 माइनस कोण a/2 होता है। ठीक है, तो 90, ए कितना है 80, तो 80/2 कितना हो गया 40, 90 में से 40 घटाएंगे तो कितना डिग्री आएगा 50। तो ये हमारे पास ए ऑप्शन रहेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बात करें। नीचे दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ पैरेलल टू जी एच पैरेलल टू आई जे, तो x प्लस वाई का मान ज्ञात करना है। देखो ये लाइन सेगमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। आपके पास ऐसे 5 2 2 4 और 5 पैरेलल लाइन दे रखी है, एक इसका ट्रांसवर्सल लाइन ये दे रखी है, एक ट्रांसवर्सल लाइन ये दे रखी है। अब यहाँ पे 15 दे रखा है, यहाँ x, यहाँ 25, यहाँ पे दे रखा है 60, इधर y, इधर 27, और ये वाली दोनों भुजा आपस में क्या दे रखी है, बराबर। बात समझ में आ रही है। तो चलो इस भुजा की वैल्यू को मैं मान लेता हूं कुछ और। देखो x प्लस वाई चाहिए, तो सपोज ये आपका a c e g और i दे रखा है, इधर दे रखा है b d f h और j। तो देखो यहां पर gi और bd बराबर दे रखी है, एक बात तो ये।
दूसरी बात, लाइन सेगमेंट का जो कंसेप्ट होता है दोस्तों, वो ये होता है कि लाइन सेगमेंट में दो ट्रांसवर्सल लाइन ऐसी है ना, तो इन दोनों का अनुपात इन दोनों के अनुपात के बराबर होता है, और इन दोनों का अनुपात इनके अनुपात के बराबर होता है, और इनका अनुपात इनके अनुपात के बराबर होता है। एक बात तो ये, आप इसका अनुपात अगर इससे निकालते हो, जैसे मान लो 15 का अनुपात यदि मैं इस जी आई से निकालता हूं, तो इसको भी मैं जी आई मान लू, बीडी को भी मैं क्या मान लू, जी आई, क्योंकि ये दोनों वैल्यू आपस में क्या है, बराबर। तो बीडी का जो है जी आई, ठीक है, वो अनुपात किसके बराबर रहेगा, वो इसके 60 इसके अनुपात के बराबर रहेगा। या हम ये कहते हैं कि जो छोटे छोटे सेगमेंट है, इन सेगमेंट का अनुपात इन सेगमेंट के अनुपात के क्या होता है, बराबर। या तो इधर अनुपात बराबर कर लो या इधर अनुपात बराबर कर लो, ठीक है। तो मैंने कहा कि मैं 15 का अनुपात जीआई से निकालना चाहता हूं, तो बीडी का अनुपात मतलब वही जीआई का अनुपात किससे निकलेगा, 60 से। तो यहां से अगर हम क्रॉस गुणा करें तो देखो जी आई स्क्वायर बराबर 15 गुणा 60 हो जाएगा। 15 को लिखेंगे 3 गुणा 5, 60 को लिखेंगे 20 गुणा 3। तो 3 3 का तो 9 हो गया, तो एक 3 हो गया, और 20 और 10 100 का कितना हो गया, 10। तो जी आई बराबर 30 सेंटीमीटर हो गया। जी आई बराबर कितना हो गया, 30। तो अब देखो ये 15 है तो ये कितना हो रहा है, 30, ये 30 हो रहा है। तो अनुपात क्या हुआ इनका, 1:2। तो इसका भी 1:2 ही होगा, तो 2 इसका अनुपात है तो 1 इसका होगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जस्ट आधी, है ना। तो 13 पॉइंट कितनी हो गई, 5। इनका अनुपात भी क्या होगा, 1:2 ही होगा। तो ये 1 है, ये 2 है, तो 1 की वैल्यू 25 है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50, है ना। तो अब y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50, और हमें x प्लस वाई चाहिए। तो देखो 13.5 प्लस 50, तो आपका 63.5 आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास बी ऑप्शन है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, एक ट्रायंगल आपको दे रखा है, इसमें एक्स का मान चाहिए। देखो ट्रायंगल तो नहीं दे रखा, एक शेप दे रखी है ऐसे, ये हमारे पास ये चीज है। इसने कहा कि सर हमें किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए। तो देखो ये वाला ए है, ये वाला सी है, इधर बी दे रखा है, और इधर क्या दे रखा है, एक्स। मैं काम करता हूं, इस भुजाओं को मैं आगे बढ़ा देता हूं। जैसे मैं आगे बढ़ा दूंगा तो यहां जो कोण बनेगा, ये ए इस वाले का, अगर यहां पर बी है, यहां पर डी, यहां सी है, और यहां पर मैं कोई ई ले लेता हूं, तो ए ई बी त्रिभुज का जो बाह्य कोण है ये वाला होगा, और बाह्य कोण दोनों आंतरिक कोणों के योग के बराबर है। तो मैं कहूंगा कि इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, ए प्लस सी। अब इस ट्राइंगल को देखो, तो इस ट्राइंगल में ये वाला कोण क्या है, बाह्य है ना। तो बी की माप किसके बराबर रहेगी, इस वाले कोण के योग के बराबर। तो इसकी तो कितनी है, a प्लस सी है, ये क्या है, प्लस एक्स। अब x का मान चाहिए तो दोनों को ट्रांसफर कर दो, तो x बराबर b माइनस ए और माइनस सी हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 124 कि ए बी और सी डी पैरेलल है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान चाहिए, तो ये अल्फा हो गया, बीटा हो गया और गामा हो गया। तो एक काम हम करते हैं, ए बी और सी डी के पैरेलल एक लाइन खींच देते हैं, ऐसा समांतर खींच देते हैं। तो इससे क्या होगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण, कौन सा, ये अल्फा और ये वाला कोण, ये दोनों एक दूसरे के क्या रहेंगे, आंतरिक कोण। तो ये अल्फा है, तो इस वाले कोण को हम क्या लिखेंगे, इस वाले कोण को कहेंगे 180 माइनस अल्फा, है कि नहीं। दोनों का योग अगर 180 है तो। अब ये बीटा है, तो ये वाला आंतरिक कोण, तो इस कोण को हम क्या कहेंगे, 180 माइनस बीटा। अब ये वाला कोण देखो, ये दोनों मिलाकर कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये गामा है, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। मतलब गामा बराबर आप लिखोगे 180 माइनस अल्फा प्लस 180 माइनस बीटा। माइनस अल्फा माइनस बीटा को इधर ले जाओ, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा। 180 और 180 कितने हो जाएंगे, 360। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या होगा, डी ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। दिए गए चित्र में AC पैरेलल टू BD है, AE पैरेलल टू BF है, तो कोण X का मान चाहिए। देखो AC और BD, ये AC हो गई और ये BD हो गई, ये पैरेलल है, हमें X का मान चाहिए ना। तो देखो मतलब यहां से यहां तक का वैल्यू चाहिए,
ये 130 है, तो ये देखो दोनों आंतरिक कोण है, तो ये कितने हो जाएंगे 50। अब देखो ये 50 है, ये 60 है, पूरी एक सरल रेखा है तो 180 डिग्री का कोण बना रही है, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा 70। और ये वाला कोण और ये वाला कोण भी तो आंतरिक कोण ही है, तो ये 70 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 110 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर 125 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हमारे पास 110 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करें। निम्न चित्र में कोण आर क्यू जेड का मान ज्ञात कीजिए यदि कोण आर क्यू जेड बराबर ट्वाइस ऑफ कोण क्यू आर एस है। देखो क्यू आर एस, क्यू आर और एस, इसका दुगना कोण क्या है आर क्यू जेड है, इसका मान ही हमें ज्ञात करना है। तो देखो पी क्यू और एस टी क्या है पैरेलल, तो ये पी क्यू है ये एस टी है, इसको मैं आगे बढ़ा देता हूं। जैसे मैं आगे बढ़ा दूंगा तो आप देखो यहाँ जूम करके आप समझ सकते हैं चीजों को। जैसे देखो मैं यहां से इसको आगे बढ़ा देता हूं, ऐसे ये आगे बढ़ा दूंगा तो ये 120 डिग्री है, ठीक है ना। यहाँ देखो ये 80 डिग्री है, तो ये भी क्या हो जाएगा ये 100 डिग्री हो जाएगा, ये 100 है तो ये भी कितना हो जाएगा 100। और मैं कह रहा हूं कि ये ट्राइंगल जो बन रहा है हमारा, इसमें ये तो इसका बाह्य कोण हो गया 120 डिग्री, ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा 20। अब इस कोण का दुगना क्या है ये वाला कोण है, अगर इस कोण का दुगना ये वाला है तो हम सिंपल सी बात है क्या लिख पाएंगे इस बात को, हम ये लिख पाएंगे देखो अगर हम इसको यहीं से बना देते हैं, देखो तो यहां से हमने क्या बना दिया कि ये वाला कोण हमने 20 डिग्री बना दिया, क्योंकि यहाँ पर ये 100 हो गया और ये 100 होगा 80 80, तो ये भी 100 होगा तो ये 20 हो गया। इसका दुगना ये वाला कोण है तो 20 गुणा 2 40, और यहाँ से हमारे पास ऑप्शन नहीं है तो इसमें करेक्शन है दोस्तों, इस ए ऑप्शन की जगह आप ए ऑप्शन में कितना डिग्री लिखेंगे 40 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास 40 डिग्री आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कि ए बी और सी डी पैरेलल है, एक्स का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखो ए बी और सी डी की बात करें, ये दोनों पैरेलल है, एक्स का मान हमें ज्ञात करना है। तो डायग्राम ऐसे दे रखा है, देखो इस प्रकार से दे रखा है ऐसे, है ना। ये 108 डिग्री है, ये 112 डिग्री है, और यहां पर आपको दे रखा है एक्स। तो हम क्या करते हैं इसके समांतर एक लाइन खींच देते हैं, तो ये वाला कोण है ना, ये वाला कोण देखो ये वाला कोण आपका आंतरिक कोण बना तो ये 72 डिग्री हो गया, ये वाला कोण और ये वाला कोण भी आंतरिक कोण बना तो ये 112 है, तो ये कितना हो गया 68 हो गया। जब दोनों को जोड़ेंगे तो x बराबर 72 प्लस 68 हो जाएगा, मतलब 140 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या होगा बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। चित्र में OP पैरेलल टू RS है, तो कोण PQR का मान हमें ज्ञात करना है। PQR देखो डायग्राम इस प्रकार से दे रखा है ना। ये 110 डिग्री है और ये P है, ये Q है और ये क्या है R है ना। ये 130 है, तो एक काम करते हैं ये दोनों पैरेलल है तो इनके पैरेलल एक लाइन खींच देते हैं। लाइन खींच देंगे तो देखो हमें तो ज्ञात ये वाला करना है ना, तो ये 110 है तो ये कितना हो जाएगा 70, क्योंकि दोनों कोण आंतरिक कोण है। ये 130 है तो ये कितना हो जाएगा 50, ये भी दोनों क्या है आंतरिक कोण है, और आंतरिक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, और सरल रेखा पर बनने वाला कोण भी 180 है, तो 70 और 50 से 120, तो ये क्वेश्चन मार्क जो है कोण पी क्यू आर वो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, क्योंकि 50 और 70 120 हो रहा है, तो 180 में से 120 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 60। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास सी ऑप्शन रहेगा। ठीक है, चलिए आगे वाले क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि चित्र में ए बी पैरेलल टू सी डी है, ए बी सी डी और ई एफ पैरेलल है। ठीक है, ये लंब है किस पर, ये लंब है मतलब ये 90 डिग्री है। ठीक है, ए बी पर कोण बी ई एफ बराबर 55 डिग्री है, बी ई एफ बराबर ये 55 डिग्री है, तो हमें पता करना है कि जेड का मान क्या होगा इस वाले कोण का माप। तो इस वाले कोण का माप तो सिंपल है, देखो ये आपका अगर ये आपका 90 डिग्री है तो ये पूरा भी 90 डिग्री होगा, इसमें से ये वाला 55 है तो ये वाला जो बच गया जेड।
ठीक है, वो 90 माइनस 55 बचेगा, तो 90 माइनस 55, तो हमारे पास कितना आ रहा है 35 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास कितना हो जाएगा 35 डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? चलिए नेक्स्ट 130 नंबर का क्वेश्चन। इसने कहा कि x का मान हमें चाहिए, ये 3x है, ये 3x है और ये x है, बाकी का 150 है। पूरा जो योग है वो 360 है, तो 3 और 3 6 एक 7, तो 7x प्लस 150 का मान कितना होगा 360 होगा, तो 7x बराबर कितना हो जाएगा 210, x बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर कितना रहेगा 30 डिग्री रहेगा। क्या यहां तक भी बात समझ में आ गई है? तो चलिए दोस्तों, ये कुछ मैथ के क्वेश्चंस थे, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस थे, और उम्मीद करता हूं कि सारी बातें समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी कंसेप्ट के बारे में अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो इस क्लास को हम एक प्यारी सी स्माइल के साथ समाप्त करते हैं, बाकी हम मिलेंगे अगले पेपर के साथ, ठीक है? चलिए। डियर स्टूडेंट, प्रयास के ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है 2.0, उसका पेपर नंबर 5 हुआ था, उसके सॉल्यूशन साइंस मैथ के हैं, जो फिजिक्स वाला पार्ट है उसके सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं। देखो 131 से स्टार्ट होते हैं। पहला प्रश्न दिया है, यदि किसी परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन है 6.25 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन 0.72 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या के पथ पर नाभिक के चारों ओर प्रति सेकंड क्या करें चक्कर लगाते हैं, तो तुल्य धारा का मान बताइए। तुल्य धारा का मान, अब देखो धारा का मान हमें पता है, धारा I बराबर Q अपॉन टी होता है, I बराबर Q अपॉन टी। हमें चाहिए आवेश, क्या चाहिए आपको? अगर आवेश मिल जाए तो आप, समय भी दे रखा है कितना प्रति सेकंड, मैंने गोला लगा दिया प्रति सेकंड, टी बराबर 1 सेकंड रखते आ जाएगा। आवेश क्यू बराबर क्या होता है आपने पढ़ा होगा, क्यू बराबर एन ई। एन दे रखा है, कितने हैं एन बराबर कितना दे रखा है 6.25 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है आपको पता है, कितना होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलाम होता है। आप इसको तो करोगे तो 6.25 गुणा 10 की पावर 18 और 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 मल्टीप्लाई करोगे तो क्यों आपका निकल कर आएगा, क्या आएगा 1 कूलाम। कर लेना चाहिए, 1 कूलाम आएगा। तो आई बराबर है आवेश कितना है 1, समय कितना है 1, तो कितना हो जाएगा 1 एम्पियर। धारा कितनी प्रवाहित होगी 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, विद्युत विभव का मात्रक। देखो विभव का मात्रक है, आप पढ़ते हो विभव का मात्रक कौन से हैं, अपन देखते हैं। V बराबर क्या होता है, विभव की परिभाषा से क्या होता है, V बराबर W अपॉन Q होता है। विभव की परिभाषा क्या होती है, V बराबर W अपॉन Q। क्या होता है वैसे परिभाषा के रूप में क्या करोगे, एक जो चार्ज है उसको अनंत से लेकर आए हैं कोई किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर, तो किया गया कार्य होता है वो विभव कहलाता है। अब देखो W अपॉन Q, वैसे इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। भाई विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट भी दिया है। और क्या होता है, इसे करोगे W कार्य होता है तो जूल बटे कुलाम, ऐसा आंसर में है तो वो भी होगा जूल बटे कुलाम, ये भी होता है, ये भी सही है, ये भी सही है। अगला देखिए W कार्य क्या होता है, Fs बटे क्यों दे रखा है Fs। F क्या होता है, बल को किससे निरूपित करते हैं, न्यूटन से, न्यूटन। और S क्या है, S विस्थापन, S क्या है विस्थापन, विस्थापन को किस में मीटर में, बटे क्या आएगा कुलाम, बटे कुलाम। आपका ये भी हो सकता है।
और भी हो सकता है, यहाँ पे किलोग्राम के रूप में भी दे सकता है। तो आपके क्या है, तीनों विद्युत विभव के मात्रक है, तीनों विद्युत विभव के मात्रक। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। V बराबर W/Q से दे रखा है किसी चालक का तार का प्रतिरोध। भाई चालक तार है, उसका प्रतिरोध है, देखो उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के समानुपाती होता है, लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तार की त्रिज्या के समानुपाती होता है। देखो अपन संबंध ज्ञात करते हैं किसमें, उसका प्रतिरोध होता है L/A, मतलब कि लंबाई के समानुपाती होता है और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। R बराबर ρL/A, ये आपको पता होगा ये सूत्र। अब देखो प्रतिरोध है किसके समानुपाती हो गया, लंबाई के, प्रतिरोध लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती, वही समानुपाती होता है, गलत बात। तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के एक के समानुपाती, एक के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये भी गलत है। तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये आपका आंसर सही है। तार की त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है, त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसे निकालोगे, R बराबर ρL/πr², ये रहा R² के, तो यहाँ पे अगर त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता तो भी ये सही हो जाता, ये भी गलत है। तो आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, यदि किसी चालक तार का प्रतिरोध कितना दे रखा है, प्रतिरोध 20 ओम दे रखा है, यदि अब इस चालक तार की लंबाई को खींचकर कितना कर दिया, 3 गुना कर दिया, तो चालक तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा। देखो कितना, तो लंबाई को खींचकर तो प्रतिरोध, नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा, N²R, N²R के बराबर हो जाएगा। ये सूत्र आपको पता होगा कि अगर लंबाई को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो N कितने गुना कर रहे हैं, 3 गुना बढ़ा रहे हैं, 3 का स्क्वायर इंटू R, 3 का स्क्वायर 9, R का मान आपको पता दे रखा है 20, कितना हो गया 180 ओम। नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा उस तार का, 180 ओम हो गया। आपका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, निम्न परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, क्या पूछा गया, एक परिपथ दे रखा है, उसका आपको तुल्य प्रतिरोध पूछा है। देखो ये दोनों किसमें, ये है, आपको पता होना चाहिए, ये क्या है, समांतर क्रम में, समांतर क्रम, पैरेलल में। और बाद में देखो तो हम अगर इसका कॉम्बिनेशन निकालेंगे तो आपको पता है इसका R' क्या निकल कर आएगा पैरेलल में, क्या आपको पता होना चाहिए, R1 R2 बटे R1 प्लस R2 होता है, उससे निकालोगे 3 गुणा 3 बटे 3 प्लस 3 निकालोगे तो प्रतिरोध क्या निकल आएगा, बीच का निकल आएगा 9 बटे 6, मतलब कि 3 बटे 2, 1.5 ओम। तो नया आप इसका क्या हो जाएगा, इस प्रकार से ए बी 1.5 ओम पहले से ही था, ये दूसरा भी 1.5 ओम निकल कर आया इसका, और इसका 2 ओम निकल कर आया। अब क्या है, ये किस में है, ये सीरीज में आ गए, मतलब श्रेणी क्रम में आ गए, किसमें, सीरीज में, श्रेणी क्रम में आ गए। तो श्रेणी क्रम में R' कैसे निकालते हो आप, जोड़ देते हो, R1 R2 R3 को जोड़ दो, 1.5 1.5 और 2, 1.5 3 और 2 5, ये 5 ओम। आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, एक बल्ब जिस पर क्या लिखा हुआ है, 100 वाट 220 वोल्टेज अंकित है, मतलब कि क्या उसकी क्षमता क्या है, 100 वोल्ट है, और 220 वोल्टेज अधिकतम पर वो कार्य करता है। इससे प्रतिदिन 5 घंटे के लिए काम में लेते हैं। भाई 5 घंटे बल्ब जलाया है हमने, तो बल्ब द्वारा 1 महीना 30 दिन की बात कर रहा, वो वे व्यक्ति नहीं है, ये व्ययित ऊर्जा क्या है, आपसे व्ययित ऊर्जा पूछा है कि ऊर्जा का मान क्या है। आपको पता है ऊर्जा क्या होती है, शक्ति को गुणा करेंगे समय के साथ, कितना काम ले रहे हैं वो, पर डे काम ले रहे हैं 5 घंटे, तो कितना आ जाएगी 500 जूल। अब कह रहा है कि 30 दिन के लिए, एक दिन की बात है ये, 30 दिन में कितनी ऊर्जा खर्च करेगा वो, 500 गुणा 30,
आ जाएगा आपका 15,000। अब आपको किस में पूछा, यूनिट में, मतलब कि KWH। आपको पता है एक KWH किसके रूप में बराबर आता है, 1000 जूल के रूप में। तो ई आ जाएगा आपका 15,000 बटे 1000, भाग लगाओगे 15 यूनिट आ जाएगा, या KWH भी लिखा हो सकता है, या KWH भी लिखा हो सकता है, KWH भी लिखा हो सकता है। तो कितना हो जाए, 15 यूनिट। 15 यूनिट ऑप्शन सी में है, ऑप्शन है सी में। अगला प्रश्न देखिए, यदि प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान कितना दे रखा है, E0 दे रखा है, तो वर्ग माध्य मूल मान होगा। ये आपको याद रखना है, सीधा डायरेक्ट याद रखो। कितना होगा, E0 अपॉन √2। ये भी मिल सकता है आपको, क्योंकि निकालेंगे तो टाइम लगेगा, या ये सब भी आ सकता 0.707 E0, एक ही बात है दोनों। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होता है। वर्गमूल 2 का होता, भाग लगता है इसमें, है ना। ये रहा को 20 वोल्ट के विद्युत स्रोत से किसी चालक में 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो चालक का प्रतिरोध, भाई प्रतिरोध पूछा आपसे, वही बात, ओम का नियम आपको पता है क्या होता है, ओम का नियम लगा दो, सीधी सी बात है। V बराबर IR। आपसे क्या पूछा, R पूछा है, R बराबर V अपॉन I। V दे रखा है 20 वोल्टेज, I दे रखा है 5 एम्पियर, भाग लगाओगे 4 ओम, कितना आ जाएगा 4 ओम। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। अगला देखिए, यदि किसी चालक की लंबाई और त्रिज्या को आधा, देखो लंबाई पहले सपोज दी L थी, है ना, L डैश हो जाएगी L/2, और क्या दे रखी है उसकी त्रिज्या R, नहीं त्रिज्या कितनी, R डैश कितनी है, R/2 है। प्रतिरोध, नया प्रतिरोध क्या, देखो आपको पता है R बराबर रो, पर्सन आया था पीछे, रो L/A, R बराबर रो L डैश पाई R डैश का स्क्वायर। ऐसे कर लो, क्या आ जाएगा, R डैश है ना, तो रो L/2 पाई R/2 का स्क्वायर करोगे आप, रो L/पाई R स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ये R के बराबर है, तो आ जाएगा 2R। कितना आ जाएगा, 2R, मतलब कि दुगुना, दुगुना। अगला प्रश्न देखिए, विभिन्न मान के प्रतिरोधकों के समांतर क्रम में जोड़ने पर, देखो अलग अलग मान के प्रतिरोध हैं और उनको क्या है, समांतर क्रम में जोड़ दिया। हेलो, समांतर क्रम में जोड़ते हैं, यही तो होता है समांतर क्रम, कितना ही जोड़ दो। हेलो, ये समांतर क्रम है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है। अब कह रहा है कि समांतर क्रम में जोड़ने पर क्या होगा, समांतर क्रम में जोड़े, जैसे हमारे घरों में जो तार होते हैं वो समांतर क्रम में ही होते हैं, पैरेलल सीरीज में ही होते हैं। तो क्या होगा कि उनमें बहने वाली धारा का मान अलग अलग होगा, I का मान क्या होगा, अलग अलग, और V का मान क्या हो जाएगा, समान। वोल्टेज समान रहेगा, अन्यथा क्या होगा, घरों में अगर पैरेलल में नहीं लगाएंगे, सीरीज में लगा दिया, तो जो लास्ट का अपरेटस है वो जलेगा ही नहीं, काम ही नहीं करेगा। तभी क्या करते हैं, वोल्टेज समान होना चाहिए सभी पर। अगर वोल्टेज समान रहेगा तो वो अच्छा कार्य करेगा, जो भी अपरेटस है। तो क्या है, प्रत्येक प्रतिरोध में भिन्न मान की धारा प्रवाहित होती है, मान अलग, देखो I का मान अलग अलग है, इसमें अलग हो जाएगा, इसमें अलग, इसमें अलग अलग से, चारों में जितने भी हैं। और विभवांतर प्रतिरोध सभी प्रतिरोध के लिए समान होता है, V का मान होता है सभी प्रतिरोध के लिए समान होता है। तो आपका ऑप्शन क्या है, डी हो गया। कई बार पूछ लेते हैं ये, अगर श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, धारा समान रहेगी और विभव का, विभवांतर का मान अलग अलग होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगले ये आपके क्या टीचिंग मेथड से संबंधित है। दर्शे सर्वे साधनों की सहायता से अनुभव, जिसे अनुभव का त्रिकोण या शंकु बोलते हैं, के रूप में माना जाता है, जिसके द्वारा प्रस्तुत, भाई
त्रिकोण शंकु किसके द्वारा, ये तो आपको पता होना चाहिए, एडगर डेल के द्वारा दिया गया है। कौन है? एडगर डेल के द्वारा दिया गया है। त्रिकोण शंकु कहीं पे भी लिखा जाएगा, ये डेल का है। अगला प्रश्न देखिए, मोरिसन उपागम जो इकाई पाठ योजना से संबंधित है, मोरिसन का उपागम इकाई पाठ योजना से संबंधित है, में चर्चित है कि वह समन्वय है। किससे समन्वित है भाई? ये किसने बताया था? हर्बर्ट किलपेट्रिक। हर्बर्ट किलपेट्रिक का है, मोरिसन उपागम पाठ योजना से समन्वय में यह है। अगला देखिए, निम्न में से क्या छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन का विकास करने में सहायक है भाई? आलोचनात्मक चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन में देखो पाठ्यक्रम की पूर्णतया नहीं होता भाई, कोई जरूर नहीं है। आलोचना कोई चीज पर हम क्या डिस्कस करेंगे, उसकी कमियों के बारे में बताएंगे, वो चीज बता रहा है, आधुनिकता की कमी नहीं है। प्रयोग, अनुभव, निरीक्षण की अधिकता, यही अच्छा आंसर है। प्रयोग उसके बारे में हम जानेंगे समझेंगे, अनुभव हमारे पीछे हैं, निरीक्षण करेंगे, तब क्या है हम आलोचनात्मक चिंतन कर सकेंगे। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, कक्षागत विकास में शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री के उपयोग का शिक्षार्थी को जो प्रमुख लाभ मिलता है, भाई क्या लाभ मिलेगा आपको? लाभ मिलेगा ज्ञानेंद्रियों का समुचित प्रशिक्षण होना, नहीं कोई जरूर नहीं है। प्रयत्न मूलक पक्ष का प्रशिक्षण होना, अध्ययन सामग्री को गति प्रदान करना। क्या पूछा आपसे? कक्षागत अधिगम जो आप टीचिंग एड्स काम में ले रहे हैं, सहायक सामग्री, उससे क्या लाभ मिलता है? उससे एकाग्रता आती है, ग्रहणशीलता में वृद्धि होती है। तो आपका ऑप्शन इसका डी है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा निगम विधि, भाई निगम विधि का सूत्र है, मूर्त से अमूर्त, ये आगमन का है, सामान्य से विशिष्ट, क्या है? सामान्य से विशिष्ट, आपका ये आपका सही है। विशिष्ट से सामान्य की ओर, ये भी आगमन है, स्थूल से सामान्य की ओर, ये भी आगमन है। तो क्या ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण विषय के लक्षण के पश्चात समापन स्वरूप कौन कौन से कार्यविधि उचित रहेंगे? छोटे समूह की परियोजना, देखो क्षेत्रीय संस्कृतियों की बात कर रहा है, निर्माण में छोटे समूह की परियोजनाएं नहीं रहेंगी। विशेषज्ञ द्वारा नृत्य प्रस्तुति, ये सही बात है। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, सही बात है। समुचित चित्र है, कोलाज बनाना मतलब कि चित्र बनवाना, तो पहला नहीं है, बाकी तीनों अच्छी बात है, तीनों क्या है उचित रहेंगे। तो आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, आप एक वर्ष में नियोजित, अल्प नियोजित, अनियोजित ग्रामीण श्रमिक द्वारा बिताए गए समय के अनुसार समानुपात को चित्रित करना चाहते हैं। निम्न में से आप में कौन से आरेखीय दंड को चुनेंगे? कौन से चुनेंगे भाई? क्या कर रहा है, एक वर्ष की में आ गया, उसमें नियोजित, अल्प नियोजित और अनियोजित तरीके से जो श्रमिक समय बिताता है, तो क्या है समय रेखा आरेख, सीधी सी बात है, समय और रेखा दोनों आ जाएंगे, एक तरफ समय दूसरी तरफ उसका बिताया गया वो आ जाएगा। निम्नलिखित में से अप्रेक्षित शिक्षण सामग्री, अप्रेक्षित देखो कौन सा आता है? नॉन प्रोजेक्ट टीचिंग एड्स, कौन सी है भाई? फिल्म ट्रिप आपकी क्या है? प्रेक्षित है। चार्ट अप्रेक्षित है। चित्र विस्तारक यंत्र, ये भी है, एडीएस को बोलते हैं। स्लाइड भी आपका क्या है? प्रेक्षित है। तो क्या अप्रेक्षित कौन सा हो गया? चार्ट हो गया। 149 में एडगर डेल को सर्वे दृश्य साधनों के अनुभव शंकु देखो द्वारा दिए गए वर्गीकरण में बसे उच्चतम अनुभव कौन सा होता है? आपसे उच्चतम क्या है अनुभव पूछा गया है, तो उच्चतम अनुभव क्या होता है उसका? प्रत्यक्ष रूप से प्रयोजन पूर्ण अनुभव हो गया। ए इसका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, कक्षा कक्ष में फर्नीचर की कमी होना, भाई क्या है? कक्षा कक्ष है उसमें फर्नीचर की कमी है, तो क्या किस अवधान संबंधी समस्या का उदाहरण है? भाई आपको ये देख सकते हैं, सामाजिक प्रक्रिया से संबंधित थोड़ी है, मानसिक भी नहीं है, भौतिक कारक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। बौद्धिक कारक भी नहीं है, बुद्धि से संबंधित थोड़ी है, मानसिक थोड़ा है, सामाजिक थोड़ा है, क्या भौतिक कारक है, भौतिक चीजों की क्या है? कमी है। तो क्या है? भौतिक कारक संबंधी अवधान है ये। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया।
तो ये आपके फिजिक्स के क्वेश्चन थे और टीचिंग मेथड्स के क्वेश्चन थे। सभी को धन्यवाद। नेक्स्ट सर आपको करवाएंगे।